अच्छा, अभी हम जो पेपर स्टार्ट कर रहे हैं ये हमारे पास आईजीसीएसई का पेपर है। इट्स मई जून 2023, पेपर 4 वेरिएंट 2। चलो ये आंसर्स बताना स्टार्ट करोगे जल्दी से। बेटा, आई डोंट नो, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है जूम के साथ मेरे, तो इसलिए अब लेट्स होप कि क्लास हमारी स्मूथली गुजर जाए, इसलिए लेट स्टार्ट हुआ है। अच्छा जी, फर्स्ट क्वेश्चन इज अ लिस्ट ऑफ ऑक्साइड्स A2H इज शोन। कैल्शियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कुछ मेटल ऑक्साइड्स और कुछ नॉन मेटल ऑक्साइड्स गिवन है। You have to answer the following questions about the oxides A to H. Each letter may be used once, more than once, or not at all. State which of these oxides A to H is responsible for the acid rain. अच्छा जी, एसिड रेन हमारे पास नॉन मेटल ऑक्साइड्स करवाती हैं। तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स में हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड तो हमें पता है कि ये हमारी न्यूट्रल ऑक्साइड है, तो ये पानी में डिजोल्व नहीं होती है। अब रह गई सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, जब हमने एसिड रेन की इक्वेशंस पढ़ी है केमिस्ट्री ऑफ द इन्वायरमेंट में, तो हमने दो नॉन मेटल ऑक्साइड्स को देखा है जो एसिड रेन करवाती हैं। एक सल्फर डाइऑक्साइड है और एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन डिसॉल्व्ड इनटू वाटर इट प्रोड्यूसेस सल्फ्यूरस एसिड व्हिच इज H2SO3। सल्फर डाइऑक्साइड इज समटाइम्स फर्दर ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोड्यूस सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो वाटर में डिसॉल्व होकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है विच इज H2SO4। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व्हेन डिसॉल्व इनटू वाटर इट प्रोड्यूसेस नाइट्रिक एसिड। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो अ नॉन मेटल ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना इज वेरी पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर। इफ यू रिमेंबर, हम कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो ओवर द वाटर कलेक्ट कर रहे होते हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट्स में, जब हमने एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री में भी देखा था कि कुछ हमारे पास गैसेज ऐसी होती हैं जो वाटर में इनसॉल्युबल होती हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ दोस्त। तो कार्बन डाइऑक्साइड है तो नॉन मेटल ऑक्साइड, लेकिन ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है। एंड ऑल्सो कार्बन मोनोऑक्साइड को तो हमने याद भी किया हुआ है, ये न्यूट्रल ऑक्साइड है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बनेगा? इट्स आंसर शुड बी डी। ठीक है, तो जो लोग कार्बन डाइऑक्साइड कह रहे हैं, आई होप उनको बात समझ आई होगी कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को चूज नहीं कर सकते यहाँ पे, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज वाटर इनसॉल्युबल। बहुत पार्शियली सॉल्युबल होता है पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड। इफ यू रिकॉल, जब हम लोग एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री में कलेक्शन ऑफ गैसेस पढ़ रहे थे, तो वहां भी हमने कार्बन डाइऑक्साइड को ओवर दी वाटर कलेक्ट करवाया था। और जिस गैस को आप पानी से पास करवा रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो, उसका मतलब है कि वो वाटर इनसॉल्युबल होनी चाहिए। अगर तो वाटर में सॉल्युबल होगी तो यू कैन नॉट कलेक्ट गैस ओवर दी वाटर। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का भी पढ़ा था। और कुछ एल्कीन जो होती है हमारी वो भी इनसॉल्युबल होती है, लाइक मीथेन, हाइड्रोजन एंड हीलियम। क्लियर हो गया? आगे कह रहे हैं हैज अ जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर। जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर हमने सिर्फ तीन सब्सटेंसेस ऐसे पढ़े हैं जिनका जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर होता है। एक तो डायमंड है, एक ग्रेफाइट है। और डायमंड एंड ग्रेफाइट आर बोथ मेड अप ऑफ कार्बन एलिमेंट। इसके अलावा ऑक्साइड भी हमने पढ़ी है जाइंट कोवलेंट, जो कि सिलिका, सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सिलिकॉन फोर ऑक्साइड जिसको हम कहते हैं, जो हमारे पास ऑप्शन सी में लिखा हुआ है। क्लियर है? आगे बढ़े। आगे कह रहा है इज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन करवाया था, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम आयरन ऑक्साइड। तो उसके लिए जो हमने रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया था, इफ यू रिकॉल, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट था हमारे पास कोक। कोक बेसिकली क्या होता है? इट इज प्योर कार्बन, राइट? अब प्योर कार्बन है कोक, तो वो सबसे पहले क्या होता है, ऑक्सीडाइज होकर उसने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया था। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फर्दर ऑक्सीजन या कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना रही थी। और जो एक्चुअल में रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे हमारे पास चीज यूज हो रही थी वो क्या थी? वो थी हमारे पास आयरन ऑक्साइड में से जो आयरन आइंस को रिड्यूस करवा रहा था वो कार्बन मोनोऑक्साइड करवा रहा था। यही फाइनल इक्वेशन पढ़ी थी ना आपने, जिसमें आयरन 3 ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट होकर आयरन मेटल बना रही थी।
and more carbon dioxide gas. क्लियर है? तो यहाँ पे हमारे पास वो कौन सी ऑक्साइड है जो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करती है, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज एच। देखो बेटा, एसिड रेन के लिए नॉन मेटल ऑक्साइड जो होती है वो वाटर में डिसॉल्व होकर एसिड बनाती है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए तो हमने स्पेशली याद किया हुआ है ना दैट कार्बन मोनोऑक्साइड इज द न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल क्यों कहते हैं? बिकॉज इट नीदर प्रोड्यूस एसिड नॉर अल्कली। सही है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है, वो आपको याद रखना है। ऑन दी अदर हैंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एसिडिक ऑक्साइड जरूर है, लेकिन प्रॉब्लम इज कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट डिसॉल्व इनटू वाटर। थोड़ा बहुत डिसॉल्व होती है लेकिन पूरी तरह डिसॉल्व नहीं होती। मतलब मैं कार्बन डाइऑक्साइड को ये नहीं कह रहा हूँ कि वो एसिडिक नहीं है। देखो मैं सिंपल आपको, ये चीज जरूरी है, ये चीज सबको समझ आनी चाहिए और याद भी होनी चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एसिडिक ऑक्साइड। ये एसिडिक ऑक्साइड है। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड को किसी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अल्कली में डालूंगा ना, लाइक इफ वी ऐड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये रिएक्शन होगा, इट विल प्रोड्यूस सोडियम कार्बोनेट। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड को हम वाटर में डालेंगे तो कार्बोनिक एसिड या H2CO3 एसिड नहीं बनेगा। बनेगा, बहुत कम बनेगा, क्योंकि स्लाइटली सोल्यूबल है। समझ लो ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इनटू वाटर है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो न्यूट्रल ऑक्साइड है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड is soluble in water but it is a neutral oxide, it does not produces an acid। ठीक है, तो इसको हम न्यूट्रल कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को हम एसिडिक ऑक्साइड जरूर कहेंगे बट इट डज नॉट डिसॉल्व इनटू वाटर, इसलिए ये एसिड रेन क्रिएट नहीं करवाती। देखो कार्बन डाइऑक्साइड तो नेचुरली भी होता है ना एयर में, 0.04% तो तकरीबन कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब आप रेस्पिरेशन कर रहे हो, प्लांट्स रेस्पायर जब करते हैं तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड तो इन्वायरमेंट में वैसे भी आता है। सही है, बट कार्बन डाइऑक्साइड इज वाटर इनसॉल्युबल, इसलिए वो एसिड रेन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। समझ आई सबको कार्बन डाइऑक्साइड वाली कहानी? अच्छा, और इज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द ब्लास्ट फर्नेस। तो ब्लास्ट फर्नेस में हमने इसकी जब इक्वेशंस पढ़ी थी तो हमने कार्बन मोनोऑक्साइड को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया था। रिमेंबर, आयरन ऑक्साइड, आयरन 3 ऑक्साइड में से आयरन आयन को रिड्यूस कौन करवा रहा था? कार्बन मोनोऑक्साइड तो करवा रहा था। और आयरन 3 पॉजिटिव आयन जो है वो आयरन एलिमेंटल फॉर्म में आ रहा था और साथ में बन रही थी मोर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये तो इक्वेशन हमने याद की थी जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड वाज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, उसने लिख भी दिया है ब्लास्ट फर्नेस, तो कार्बन मोनोऑक्साइड वाज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द ब्लास्ट फर्नेस। क्लियर है यहाँ तक बात? आगे बढ़े। चलो, कौन से कंपाउंड्स के नेम आपको नहीं, यहाँ पे ना A2H जो सिंबल दिए हुए हैं वो सिंबल्स लिखने हैं। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बॉक्साइट। अब बॉक्साइट और हमारे पास किस चीज की ओर होती है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की ओर होती है, राइट? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमें दिया हुआ है ऑप्शन बी में, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है? बी। then he is saying is the main impurity in iron ore। अब आयरन ओर के अंदर जो इम्प्योरिटी होती है वो हमारे पास क्या होती है? हमने आयरन ओर में से सिलिका को रिमूव करवाया था ना, सैंड इम्प्योरिटी जिसको हमने नाम दिया था। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है आयरन ओर के अंदर जो इम्प्योरिटी है, और उसको हमने कैसे रिमूव करवाया था? हमने कैल्शियम ऑक्साइड के साथ उसको रिएक्ट करवाया था। कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिका जब रिएक्ट हुआ था, सिलिकॉन 4 ऑक्साइड, तो प्रोडक्ट में क्या बना था? कैल्शियम सिलिकेट। और कैल्शियम सिलिकेट मोल्टेन फॉर्म में बना था, इसलिए हमने उसको उस वक्त नाम दिया था मोल्टेन स्लैग का, राइट? पार्ट एफ में कह रहा है कैन बी रिड्यूस्ड बाय हीटिंग विद कॉपर। अब कॉपर जो है हमारे पास क्या कहते हैं, लेस रिएक्टिव मेटल है। और अगर मुझे किसी चीज को रिड्यूस करवाना है बाय यूजिंग कॉपर, तो हमें पता है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो ऑक्सीडाइज होता है और जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो रिड्यूस होता है।
If we recall the reactivity series, that was potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminum, zinc, iron, lead, हाइड्रोजन, देन कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम। तो कॉपर इनमें से कौन से मेटल को रिड्यूस करवा सकता है? उन्हीं मेटल आइन को रिड्यूस करवा सकता है जो कॉपर से रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है। जो लेस रिएक्टिव है कॉपर से, कॉपर उन्हीं को सिर्फ रिड्यूस करवा सकता है, राइट। तो इसमें से कौन सी मेटल ऑक्साइड ऐसी है जिसमें वो मेटल हो जो लेस रिएक्टिव देन कॉपर हो? अब कैल्शियम तो मोर रिएक्टिव देन कॉपर है, एल्यूमिनियम इज आल्सो मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सिलिकॉन जो है नॉन मेटल है, iron is also more reactive than copper. So we are left with silicon, silver oxide, because silver is less reactive than copper. क्योंकि जब आप सिल्वर ऑक्साइड में कॉपर मेटल डाल के हीट करोगे तो जो कॉपर एटम्स हैं दे विल ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस कॉपर टू पॉजिटिव आयन, एंड सिल्वर आयंस विल गेट रिड्यूस्ड टू प्रोड्यूस सिल्वर एटम्स। ठीक है, तो कॉपर कैन ओनली रिड्यूस सिल्वर आयंस फ्रॉम दिस लिस्ट, जो कि सिल्वर ऑक्साइड की फॉर्म में। ठीक है, तो वो दिया हुआ है हमें ऑप्शन, उसके साथ लिखा हुआ है जी। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? जी बिल्कुल, ये आईजी का पेपर है, लेकिन ओ लेवल और आईजी का अब सिलेबस क्योंकि सेम है और जो क्वेश्चंस हैं वो आगे पीछे आते हैं, मतलब ओ के आपको आईजी में भी मिलेंगे और आईजी के क्वेश्चन ओ लेवल में भी मिलेंगे, तो क्वेश्चंस में कुछ सिमिलर है सब कुछ। तो आप दोनों ही पेपर में की क्लासेस अटेंड करो ताकि आपकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा हो। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 is fluorine, chlorine and bromine are in group 7 of the periodic table. State the name given to group 7 elements. Group 7 elements are known as halogens. Explain why group 7 elements have similar chemical properties. Why any element have similar chemical properties? अगर किसी दो एलिमेंट का जो सेम ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, they always have same chemical properties. उसका रीजन क्या होता है? देखो, chemical properties are always determined by the number of electrons, the number of वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी दो एलिमेंट के वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स सेम है, तो उनकी केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज को हम केमिकल रिएक्शंस भी कह सकते हैं, because he is talking about all group 7 elements. So all group 7 element must have 7 electrons in their valence shell, so they have same chemical reactions or same chemical properties due to same number of outer shell electrons, because they have same number of outer shell electrons, and this is true for any element from any particular group. अगर वो यहाँ पे ग्रुप 7 की जगह ग्रुप 1 एलिमेंट्स लिख देता तो उसका भी आंसर सेम होता, अगर सारे ग्रुप 2 एलिमेंट्स लिख देता तो उसका भी आंसर सेम होता। सही है, ये सिर्फ ग्रुप 7 के लिए पर्टिकुलरली नहीं है। केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाता है द वे एनीथिंग रिएक्ट्स, केमिकल रिएक्शंस आ जाते हैं सारे केमिकल प्रॉपर्टीज में। जैसे ग्रुप 7 एलिमेंट्स के जो केमिकल रिएक्शन है वो सारे सिमिलर होते हैं, राइट। इसी तरह ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं उनके रिएक्शन सारे सिमिलर होते हैं। जैसे ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल सारे एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज एक ही चीज के दो नाम है। तो अगर कहीं केमिकल प्रॉपर्टीज लिखा हुआ हो या केमिकल रिएक्शंस लिखा हुआ हो, एक ही मतलब है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपके मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है, कंडक्टिविटी आ जाती है, ठीक है, मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी आ जाती है। इस तरह की चीजें जो होती हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं केमिकल रिएक्शंस। अच्छा जी, आगे नेक्स्ट इज सेइंग कंप्लीट टेबल 2.1 टू शो द कलर एंड द स्टेट ऑफ एट आरटीपी ऑफ सम ग्रुप 7 एलिमेंट्स। तो फ्लोरीन जो है वो रूम टेम्परेचर पे हमें पता है गैस है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सबका आपको याद रखना है। फ्लोरीन और क्लोरीन दे बोथ आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। ब्रोमीन इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड आयोडीन इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। इनके आपको स्टेट्स भी याद रखना है रूम टेम्परेचर पे, और इनके आपको कलर्स भी याद रखना है।
फ्लोरीन जो है वो पेल येलो है। सिमिलरली क्लोरीन जो होती है वो येलोइश ग्रीन होती है, या पेल ग्रीन भी हम इसको लिखते हैं। मोस्टली वी राइट इट येलोइश ग्रीन, या येलो ग्रीन भी लिख दो, एक ही मतलब है उसका। या पेल येलो ग्रीन भी लिख सकते हैं इसके साथ। ब्रोमीन जो होता है वो हमारे पास लिक्विड रेड ब्राउन कलर का होता है। फ्लोरीन की जो रूम टेम्परेचर पे स्टेट होती है वो गैस होती है, क्लोरीन भी गैस होती है, ब्रोमीन लिक्विड होता है। और अगर यहाँ पे आयोडीन भी होता है, आयोडीन जो है उसका कलर जो है वो शाइनी ब्लैक होता है, और उसकी जो रूम टेम्परेचर पे स्टेट होती है वो सॉलिड होती है। शाइनी ब्लैक की जगह ग्रे ब्लैक भी लिख सकते हो। नहीं, क्लोरीन को या तो येलो ग्रीन लिखना, या पेल येलो ग्रीन लिखना, या येलोइश ग्रीन लिखना, या आप पेल ग्रीन भी लिख सकते हो। बट यूजुअली जो है ना वो येलो ग्रीन लिखा हुआ होता है मार्किंग कीज में। एस्टेटीन भी सॉलिड है ऑब्वियसली, क्योंकि जैसे जैसे हम ग्रुप 7 में नीचे जा रहे हैं तो गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड आ गया, तो सॉलिड के बाद तो कोई स्टेट होती नहीं है ना। तो अगर एस्टेटीन भी है तो वो भी ब्लैक कलर का होता है, वो सॉलिड होता है, लेकिन वो हमें याद नहीं रखना है। परिहान सेम ग्रुप के एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो ग्रेजुअली चेंज करती है। जैसे अभी मैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन की बात कर रहा हूँ ना, तो ये सारे जब रिएक्ट करते हैं तो दे गेन, ईच मॉलिक्यूल गेन 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। लाइक इफ फ्लोरीन हैज टू रिएक्ट विल गेन इलेक्ट्रॉन टू form 2 mole of iodine. Similarly, chlorine molecule will also gain 2 mole of electron to form 2 mole of chloride. तो केमिकल रिएक्शंस इनके सिमिलर हैं, लेकिन इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं दे ग्रेजुअली चेंजेस डाउन द सीरीज। और उसका रीजन क्या होता है? इनके मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मासेस, क्योंकि इनके मास बढ़ रहे हैं ना, तो जैसे जैसे मास बढ़ता है तो इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं। और जब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है तो इनके कलर्स भी चेंज होते हैं। आयोडीन को ब्लैक भी लिख सकते हो, ब्लू ब्लैक भी लिख सकते हो, आयोडीन को आप शाइनी ब्लैक, यूजुअली शाइनी ब्लैक या ग्रे ब्लैक लिखा हुआ होता है आयोडीन का कलर। वो जो आप लोगों को ब्लू ब्लैक कलर याद है ना, वो बेनेडिक्ट टेस्ट जो बायो वाले करते हैं, बेनेडिक्ट है ना। हाँ, तो वो जो बायो वाले को आयोडीन का जो कलर ब्लू ब्लैक कलर आ रहा होता है वो एक अलग चीज है। आयशा बेटा, येलो ग्रीन लिख देना या येलोइश ग्रीन लिख देना, इट्स मोर बेटर। ठीक है। आगे कह रहा है ब्रोमीन हैज टू नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स, वन विद द मास 79 एंड वन विद द 81। State the term given to the number 79 and 81 in these isotopes of bromine. तो ये जो हमारे पास ऊपर लिखे हुए हैं ये न्यूक्लियॉन नंबर है, जिनको हम मास नंबर भी कहते हैं। इट इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। और दोनों ब्रोमीन के आइसोटोप्स का जो एटॉमिक नंबर होगा वो ऑब्वियसली सेम होगा, जो कि आप प्रोडक्ट टेबल से देख सकते हो। आगे ये टेबल फिल करने के लिए कह रहा है, तो ब्रोमीन का जो एटॉमिक नंबर है जो कि उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताएगा। अगर आप प्रोडक्ट टेबल में देखोगे तो ब्रोमीन का जो मास लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 80 एंड इट्स एटॉमिक नंबर इज 35। प्रोडक्ट टेबल में एटॉमिक नंबर ऊपर लिखा हुआ होता है तो 35 ऊपर मिलेगा और 80 आपको नीचे लिखा हुआ मिलेगा। तो एटॉमिक नंबर आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताता है, तो अगर एटॉमिक नंबर अगर 35 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 35 होंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हो? आप एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस न्यूक्लियॉन नंबर करोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, जो कि पहले वाले में 44 आएंगे, दूसरे वाले में 46 आएंगे। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप कैसे निकालते हो? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए यू हैव टू सी वेदर के उस पर कोई साइन है या नहीं है, मतलब आइन तो नहीं है। अगर वो एटम है, जैसे पहले वाले रो में जो ब्रोमीन लिखा हुआ है वो एटम है, तो जो उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 35 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 35 होंगे। लेकिन दूसरे कॉलम में देखो, ब्रोमीन एटम नहीं है, ब्रोमाइड आइन है, उस पर -1 का चार्ज है, तो इट मीन्स उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है। तो उसने अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है एटम से आइन बनने के लिए, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 36। रोहान बेटा, न्यूक्लियॉन नंबर लिखना है उसको, रिलेटिव एटॉमिक मास इज समथिंग एल्स। देखो, जब आपके पास किसी भी एलिमेंट के दो आइसोटोप्स हैं, तो दोनों आइसोटोप में से एक का मास 79 है और एक का मास 81 है। जब हम इनके न्यूक्लियॉन नंबर का एवरेज लेते हैं ना, तो वो एवरेज जो आता है, जैसे इन दोनों का जब एवरेज लेंगे तो वो आएगा 80। इसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं, या इसको रिलेटिव एवरेज एटॉमिक मास भी कहते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास हम उसको कहते हैं जो प्रोडक्ट टेबल से हम मास नंबर देखते हैं।
अदरवाइज जो आइसोटोप्स के मास नंबर है उनको आप या तो मास नंबर कहो या फिर न्यूक्लियन नंबर का, उसके साथ रिलेटिव का वर्ड ना लगाओ। न्यूट्रॉन्स जो होंगे किसके 47 बता रहे हो? 47 होंगे। 81 माइनस 35 किया है मैंने, कितना होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन से माइनस करना है ना मास नंबर को, तो 81 माइनस 35 करोगे। सही है, आगे बढ़े। ये तो आसान सा था। आगे कह रहे हैं टेबल 2.3 shows the relative abundances of the two naturally occurring isotopes of bromine। रिलेटिव abundance बेसिकली क्या होता है? इट इज द परसेंटेज ऑफ टू आइसोटोप्स प्रेजेंट। मतलब अगर मैं फॉर एग्जांपल ब्रोमीन का एक सैंपल उठाऊं, तो उसमें से कितने ब्रोमीन के आइटम 79 मास वाले होंगे और कितने ब्रोमीन के आइटम्स 81 मास वाले होंगे, तो उनको अगर परसेंटेजेस में डिवाइड करें तो उसको हम कहते हैं अबंडेंस। ब्रोमीन 79 की जो अबंडेंस दी हुई है वो 55% दी हुई है और ब्रोमीन 81 की 45% दी हुई है। तो इससे आप एवरेज मास कैसे निकालोगे? जैसे आप मैथ्स में परसेंटेजेस से एवरेज निकालते हो कि 55% मास जो है वो ब्रोमीन 79 का है और 45% मास जो है वो ब्रोमीन 81 का है। तो 55% ऑफ 79 एंड 45%, 45% मतलब 45 ओवर 100 इंटू 81 करोगे और इन दोनों को ऐड कर दोगे तो रिलेटिव एटॉमिक मास आ जाएगा। राइट? कितना आ रहा है ये? कमिंग आउट टू बी 79.9, जो कि नियरली 80 है। तो हम प्रोडक्ट टेबल में उसको राउंड ऑफ करके 80 लिख रहे होते हैं, तो उसको रिलेटिव एटॉमिक मास कहता है। रोहान बात समझ आई अब? देखो बेटा, ये क्वेश्चन हम आई थिंक एक पेपर और भी कर रहे थे जिसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। जैसे अगर आपसे कहा जाए ना, आपके पास किसी एलिमेंट के दो आइसोटोप्स है, लाइक क्लोरीन के भी दो आइसोटोप्स होते हैं, वन विद द मास नंबर 35 एंड वन विद द मास नंबर 37। तो ये दोनों आइसोटोप्स कितनी परसेंटेज में होते हैं? मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ वी हैव 100 क्लोरीन एटम्स ऑल टुगेदर, तो आउट ऑफ दोस 100 क्लोरीन एटम्स इफ वी काउंट फ्रॉम 100 क्लोरीन एटम्स, ऑल 75 atoms are those with the mass number 35 and 37 25 atoms of chlorine are those with the mass number 37। तो अगर इनकी परसेंटेज की बात करें तो 75% 35 वाला आइसोटोप है, 25% 37 वाला आइसोटोप है। तो इससे अगर मैं क्लोरीन का एवरेज मास निकालूंगा तो 75% मास जो है वो 35 वाले आइसोटोप्स की वजह से बन रहा है और 25% मास जो है वो 37 वाले आइसोटोप्स की वजह से बन रहा है। तो ये जो टोटल इनका मास बनेगा वो बनेगा 35.5, जो कि रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। और क्लोरीन का प्रोडक्ट टेबल में देखो 35 या 37 नहीं लिखा हुआ है एटॉमिक मास, वो कितना लिखा हुआ है? 35.5। सिमिलरली ब्रोमीन के लिए देखो इसने रिलेटिव अबंडेंसेस बता दी है, क्लोरीन के लिए भी बताएगा आपको। तो आपने 55% 79 का लेना है और 45% 81 का लेना है और दोनों का एवरेज लेके ऐड कर देना। हुजैफा, वैसे तो ओ लेवल में ये रिलेटिव अबंडेंसेस और आइसोटोप्स वाला चैप्टर टॉपिक इंक्लूडेड तो है, लेकिन ओ लेवल में कभी इस तरह से परसेंटेजेस का क्वेश्चन नहीं आया है। लेकिन इफ यू रिकॉल आवर एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर जो हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने ये प्रैक्टिस जरूर किया था। लेकिन एज पर सिलेबस है, लेकिन ओ लेवल में इस पे क्वेश्चन अभी तक ऐसा दिखा नहीं है, लेकिन आ सकता है कभी भी। सही है अहमद, हुजैफा, क्लियर हो गया? अब्दुल्ला बेटा, ये पेपर 4 है आईजी का, थ्योरी पेपर। अहमद आगे कह रहा है क्लोरीन डिस्प्लेसेस ब्रोमीन फ्रॉम एक्वस पोटेशियम ब्रोमाइड। we know that chlorine is a more reactive halogen because it is above bromine in the group 7, but does not displace fluorine, क्योंकि अगर हम reactivity देखें तो fluorine is most reactive, then chlorine and then bromine। so chlorine can displace bromide ion but they cannot displace fluoride ion from its compound। राइट द सिंबल इक्वेशन। सिंबल इक्वेशन मतलब जो आप नॉर्मल केमिकल इक्वेशन लिखते हो उसी को हम सिंबल इक्वेशन कहते हैं। we have to write the equation for the reaction between chlorine एंड पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होगा? पोटेशियम इज अ ग्रुप 1 मेटल, so charge with +1, bromide is group 7, तो उसमें चार्ज होता है -1, तो पोटेशियम ब्रोमाइड इज KBr। when chlorine reacts with potassium bromide, तो क्लोरीन जो है इज अ मोर रिएक्टिव हैलोजन।
तो वो ब्रोमाइड को हटा के उसकी जगह पे जब लगेगा तो क्या बन जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड, एंड ब्रोमाइड विल बिकम ब्रोमीन, क्योंकि जो मोर रिएक्टिव हैलोजन है वो रिड्यूस्ड हो जाता है, तो क्लोरीन विल गेट रिड्यूस्ड बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म क्लोराइड आयन, whereas bromide ion will lose electrons and it will oxidize to produce a bromine molecule. तो ये डिस्प्लेसमेंट कहलाती है कि क्लोरीन ने ब्रोमीन को हटा के उसकी जगह पे लग गया। You also have to balance the equation. बैलेंस करने के लिए देखो लेफ्ट हैंड साइड पे क्लोरीन 2 है, तो राइट हैंड साइड पे वी हैव टू राइट 2 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, और लेफ्ट हैंड साइड पे 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड, तब जाके ये इक्वेशन बैलेंस होगी। Then he is asking state why chlorine does not displace fluorine from aqueous potassium fluoride, because chlorine is less reactive than fluorine. Chlorine is less reactive than fluorine. ठीक है भाई, आगे बढ़े। चलो आगे कह रहे हैं aqueous silver nitrate is a colorless solution containing silver plus 1 ions. Describe what is seen when aqueous silver nitrate is added to aqueous sodium chloride. जी कोई बताएगा इसका आंसर? सिल्वर नाइट्रेट होता है AgNO3, इसको हमने किसमें डाला है, एक्वस सोडियम क्लोराइड में, NaCl। अच्छा देखो चार्ज नहीं बताएगा वो आपको कभी भी। सिल्वर का चार्ज आपको याद रखना है कि सिल्वर हमेशा +1 होता है, और जिंक का भी चार्ज कभी भी नहीं बताएगा, जिंक 2 पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये डी ब्लॉक ट्रांजिशन मेटल्स में आते हैं ना, तो इनका चार्ज जो है वो ट्रांजिशन मेटल्स का तो बताता है, जैसे कॉपर 2 ऑक्साइड, कॉपर 1 ऑक्साइड, आयरन 2 ऑक्साइड, आयरन 3 ऑक्साइड, लेकिन सिल्वर और जिंक का नहीं बताएगा कभी भी, वो आपको याद रखना है। सिल्वर हमेशा +1 रहता है और जिंक हमेशा +2 रहता है। अच्छा, जब इन सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड को हम एक साथ मिक्स करेंगे, क्योंकि दोनों सॉल्युबल सॉल्ट हैं, और जब दो सॉल्युबल सॉल्ट को हम मिक्स करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, सिल्वर जो है वो क्लोराइड के साथ आके लग जाएगा, क्या क्या बना लेगा, सिल्वर क्लोराइड, और सोडियम जो है वो नाइट्रेट के साथ आके लग जाएगा और क्या बना लेगा, सोडियम नाइट्रेट, राइट। अब सिल्वर क्लोराइड जो है वो एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है, बिकॉज ऑल क्लोराइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर लेड टू क्लोराइड एंड सिल्वर क्लोराइड, एंड ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल। सोडियम नाइट्रेट इज सॉल्युबल, sodium chloride was soluble, silver nitrate was soluble, so the only insoluble salt here is silver chloride, जो कि in the form of precipitate बनेगा। सिल्वर क्लोराइड के पीपीटी व्हाइट कलर के पीपीटी होते हैं, रिमेम्बर हमने टेस्ट फॉर आइंस में सिल्वर क्लोराइड के पीपीटी देखे थे जो कि व्हाइट होते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड के पीपीटी देखे थे जो क्रीम पीपीटी होते हैं, और सिल्वर आयोडाइड के येलो पीपीटी होते हैं। Anyways, he is saying state what is seen when aqueous silver nitrate is added to sodium chloride, तो हमें क्या दिखेगा, white precipitate। precipitate की शॉर्ट फॉर्म पीपीटी होती है, आप चाहो precipitate की स्पेलिंग नहीं आ रही हो तो पीपीटी लिख देना, चल जाएगा। सिल्वर आयोडाइड का पीपीटी का कलर येलो होता है। ये जो टेस्ट फॉर आइंस का टेबल है उसमें देखना, आयोडाइड आइन का टेस्ट जब हमने किया है तो उसमें सिल्वर नाइट्रेट जब डाला है आयोडाइड आइन में तो येलो पीपीटी आ रहा है, तो वो येलो पीपीटी किस चीज का है, सिल्वर आयोडाइड का। और जब ब्रोमाइड आइन में सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं तो क्रीम पीपीटी आता है, और जब क्लोराइड आइन में सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं तो व्हाइट पीपीटी आता है, तो वो सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट पीपीटी होता है। सिल्वर के सारे सॉल्ट्स इनसॉल्युबल नहीं होते। सिल्वर, हमें देखो 4 सॉल्ट सिल्वर के याद रखने हैं, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, बल्कि हमें 3 ही याद रखने हैं, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, टेस्ट फॉर आइंस का जो हमने पेपर 4, आई थिंक पेपर 4 का जो टेबल है वो आप लोग थोड़ा सा भूल गए हो, मैं दिखा देता हूँ उसको, ये तो खैर एटीपी नहीं है, इसमें तो गिवन नहीं होगा। देखो जब आप एनाइन के टेस्ट कर रहे थे
एक तो सॉल्युबिलिटी टेबल आपने अलग से याद किया हुआ है, ठीक है। उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से सॉल्ट सॉल्युबल है, कौन से इनसॉल्युबल है। लाइक ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, all chlorides are soluble except for lead 2 chloride and silver chloride. All carbonates are insoluble except for group 1 metal carbonates. All sulfates are soluble except for lead 2 sulfate, calcium sulfate and barium sulfate. अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको यहाँ भी कुछ पीपीटी याद रखना है टेस्ट फॉर एनाइन की टेबल से। जैसे क्लोराइड आयन का जब आपने टेस्ट किया उसमें आपने सिल्वर नाइट्रेट डाला था ना, तो व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट जो आ रहे थे वो बेसिकली किसके प्रेसिपिटेट है, सिल्वर क्लोराइड के। सिमिलरली जब आपने ब्रोमाइड आयन को टेस्ट किया था सिल्वर नाइट्रेट डाल के, तो जो आपके पास क्रीम पीपीटी आ रहे हैं वो किसके पीपीटी है, सिल्वर ब्रोमाइड के। और आयोडाइड आयन को जब आपने टेस्ट किया था सिल्वर नाइट्रेट डाल के, तो आपके पास येलो पीपीटी आए थे, वो बेसिकली सिल्वर आयोडाइड के येलो पीपीटी है। ठीक है, ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल समीर, सिल्वर नाइट्रेट इज सॉल्युबल। ठीक है अली, समझ आई। पीपीटी व्हाइट क्यों होता है, येलो क्यों होता है, क्रीम क्यों होता है, वो तो बात हम नहीं करेंगे, लेकिन किसका पीपीटी क्या है वो याद रखना है। अच्छा, अब ये टेबल एटीपी में आपको मिलेगा। पेपर 2 और पेपर 1 के लिए आपको याद रखना है अभी भी ये वाला टेबल। सही है, इसका कोई हल नहीं है बेटा, ये याद करना है आपको। अच्छा भाई, आगे कह रहा है राइट एन आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन एक्वा सिल्वर नाइट्रेट एंड एक्वा सोडियम क्लोराइड। देखो आयनिक इक्वेशन हमने बनाना सीखी हुई है, लेकिन आपको मैंने लास्ट मेरे ख्याल से 2 बार ये पेपर्स में आ चुकी है, ओ लेवल में भी आई हुई थी, आईजी में भी एक पेपर में आई हुई थी। अगर आपको किसी भी सॉल्ट, इनसॉल्युबल सॉल्ट की आयनिक इक्वेशन बनानी है, तो आप उसकी आयनिक इक्वेशन कैसे बनाते हो, आप राइट हैंड साइड पे उस सॉल्ट का फॉर्मूला लिखो। सिल्वर क्लोराइड के लिए बना रहे हो ना, तो राइट हैंड साइड पे सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला लिखो AgCl। और लेफ्ट हैंड साइड पे इस कंपाउंड में जो भी आइंस है ना, लेफ्ट हैंड साइड पे उसके आइंस लिख दो। तो सिल्वर क्लोराइड में वी हैव सिल्वर एटम, तो सिल्वर आइंस होंगे Ag+1 आइन, और क्लोरीन के आइंस क्या होंगे, क्लोराइड आइन। और आइंस के साथ हम हमेशा स्टेट सिंबल लगाते हैं एक्वस का AQ। क्लोराइड आइन के साथ भी होगा एक्वस, और सिल्वर क्लोराइड जो होगा वो क्या होगा, सॉलिड। ठीक है, क्योंकि इनसॉल्युबल सॉल्ट है। आपको पूरी मेहनत करने की जरूरत नहीं है आयनिक इक्वेशन बनाने के लिए। जैसे हमने एक्वस सोल्यूशन को आयनाइज करा था पहले, पे स्पेक्टेटर आइंस को कैंसिल करा था, तो वो सारा काम आपको नहीं करना पड़ेगा, 3 मार्क्स आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। राइट हैंड साइड पे आप उस सॉल्ट प्रेसिपिटेट जिसका बना है उसका फॉर्मूला लिखो, लेफ्ट हैंड साइड पे उस कंपाउंड में जो भी एलिमेंट्स हैं उनके आइंस लिख दो, और उनके साथ स्टेट सिंबल लगा दो एक्वस। और अगर बैलेंसिंग की नीड है तो बैलेंसिंग भी कर देना, यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है बैलेंसिंग की। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात यहाँ तक। जी, दिस इज ओनली फॉर इनसॉल्युबल सॉल्ट। ये जो मेथड है आयनिक इक्वेशन का, ये जो मैं पर्टिकुलर मेथड बता रहा हूँ, ये इनसॉल्युबल सॉल्ट की आयनिक इक्वेशन बनाने का है। जब भी आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन करके कोई भी सॉल्ट बनाते हो, तो उसकी आयनिक इक्वेशन हमेशा ऐसे ही बनेगी, क्योंकि इन चारों चीजों में सिर्फ हमेशा एक ही चीज इनसॉल्युबल होगी, जो प्रोडक्ट साइड पे कोई एक सॉल्ट बन रहा होगा इनसॉल्युबल। जैसे हमने लास्ट टाइम बेरियम सल्फेट के लिए ये क्वेश्चन किया था, तो अगर आपको याद हो बेरियम सल्फेट एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बना था, उसकी रिएक्शन हुआ क्या था, उसमें हमने रिएक्शन करवाया था, सोडियम सल्फेट था और बेरियम नाइट्रेट था। तो इस रिएक्शन में हमें पता है कि लेफ्ट राइट हैंड साइड पे बेरियम सल्फेट सॉल्ट बनेगा, जो कि प्रेसिपिटेट फॉर्म में बनेगा, क्योंकि वही एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है। बाकी सोडियम नाइट्रेट बनेगा, वो भी सॉल्युबल है। तो सारी चीजें सॉल्युबल है, बस बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल है। तो इसकी आयनिक इक्वेशन डायरेक्टली आप कैसे बना सकते हो, डिसाइड द फॉर्मूला ऑफ बेरियम सल्फेट ऑन द राइट हैंड साइड विद द स्टेट सिंबल सॉलिड, और लेफ्ट हैंड साइड पे बेरियम सल्फेट में जो आइंस है, बेरियम आइन Ba2 पॉजिटिव आइन और सल्फेट आइन SO42 नेगेटिव आइन, और आइंस के साथ स्टेट सिंबल लगा दो एक्वस, इनकी आयनिक इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर है मरियम? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की आयनिक इक्वेशन पूछ रहे हो या कुछ और पूछ रहे हो? नहीं, बाकी आयनिक इक्वेशंस के लिए शॉर्टकट नहीं है। वो आयनिक इक्वेशन आपको देता ही सॉल्ट वाले में, या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की जो आयनिक इक्वेशन है उसमें आप शॉर्टकट बना सकते हो अपना, लेकिन उसकी बेटर है कि आप आयनिक इक्वेशन बना लो, क्योंकि उसमें आप बैलेंसिंग में गलतियां करते हो, तो इसलिए मैं उसका शॉर्टकट नहीं बताता।
जो सॉलिड इनसॉल्युबल चीज है वही सॉलिड होता है ना, जो इनसॉल्युबल है उसको सॉलिड लिखते हैं, ऐसे बोलो अब्दुल्ला। आगे बढ़े। रुबैद बेटा पार्ट सी से तो बहुत आगे आ गए, बाद में डिस्कस कर लेना। नहीं रात में नहीं होगी ये क्लास, ईद के बाद के टाइमिंग थोड़े से अलग थे ना, स्केड्यूल देख लो एक बार। मैं आपको इस वीक का स्केड्यूल एक बार और अलग से बना के भी भेज दूंगा। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 3। Over 200 million tons of sulfuric acid are manufactured every year. State the name of the process used to manufacture sulfuric acid. तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए जो हमने रिएक्शन पढ़ा था वो था कॉन्टैक्ट प्रोसेस, और अमोनिया बनाने के लिए जो हमने रिएक्शन पढ़ा था उसका नाम था हेबर प्रोसेस। दोनों याद रखना है आपको। Part of the manufacture of sulfuric acid involves converting sulfur dioxide to sulfur trioxide. Describe two methods by which sulfur dioxide is obtained. देखो सल्फर डाइऑक्साइड किस किस तरह से बन सकता है आपको बस वो बता रहा। सल्फर डाइऑक्साइड, आपने सल्फर कोई ऐसी चीज जिसमें सल्फर है उसको हीट करोगे एयर में तो वो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी। ठीक है। अब हमारे पास सल्फर कहाँ कहाँ से आ सकता है भाई, अगर मैं सल्फर को बर्न करूंगा या किसी ऐसे कंपाउंड जिसमें सल्फर है उसको बर्न करूंगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी, दैट्स इट। बर्निंग सल्फर एलिमेंट इन ऑक्सीजन, और इन भी लिख सकते हो उसको, एयर में से ऑक्सीजन ही रिएक्ट करेगी इसके साथ। बर्निंग सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड इन एयर। सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड को हम सल्फर और भी कह सकते हैं, सल्फाइड और भी कह सकते हैं इसको। और वो चीज होती है जिसमें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की ऑक्साइड हो या सल्फाइड हो, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है। अब वॉल्केनिक इरप्शंस, देखो एसिड रेन से सल्फर डाइऑक्साइड नहीं बनता, सल्फर डाइऑक्साइड एयर में होता है उससे एसिड रेन होती है। हाँ वॉल्केनिक इरप्शन से सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, लेकिन वो ये कह रहा है कि डिस्क्राइब टू मेथड्स बाय विच सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑब्टेन। अब वॉल्केनिक इरप्शन तो हमारे हाथ में नहीं है ना, अब अगर मुझे सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है तो क्या मैं वॉल्केनिक इरप्शन का वेट करूंगा? वो तो इरप्ट होगा तो हवा में निकलेगी सल्फर डाइऑक्साइड, पे कलेक्ट कैसे करोगे? ये इंडस्ट्री में जब तुम्हें बनाना है ना आगे सल्फ्यूरिक एसिड, तो उसके लिए कैसे सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करोगे कॉन्टेक्ट प्रोसेस के लिए, वो पूछ रहा है। बिल्कुल, बर्निंग ऑफ कोल या बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से भी सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, लेकिन बेटा यहाँ पे वो ये नहीं पूछ रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड किस किस तरह से बन सकती है, वो ये पूछ रहा है कि हाउ कैन वी ऑब्टेन सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आप कोल जलाओगे तो उसमें से तो मजीद बहुत सारी गैसेस निकलेंगी, फिर उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड को अलग करोगे और फिर उसको रिएक्शन कराने ले जाओगे तो बहुत लंबा काम होगा। ठीक है, आगे कह रहे हैं पार्ट ए में तो सिर्फ एक नाम पूछ रहे हैं ना प्रोसेस का जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड बना है। तो हमने दो तरह के रिएक्शंस पढ़े हैं, एक कांटेक्ट प्रोसेस पढ़ा है और एक हेबर प्रोसेस पढ़ा है। अगर संजय आई थिंक रिवर्सिबल रिएक्शन पूरा नहीं पढ़ा है ना आपने, तो वो पढ़ोगे कांटेक्ट प्रोसेस अभी नेक्स्ट क्लास में। आगे बताओगे आंसर? नहीं समी, स्मेल्टिंग नहीं लिख सकते, स्मेल्टिंग तो मेटल के लिए होता है ना, ये तो नॉन मेटल है। आगे कह रहा था कन्वर्जन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन व्हिच कैन रीच इक्विलिब्रियम, स्टेट टू फीचर्स ऑफ एन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम हमारे पास आप सबको पता है, व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, उसको हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। और जब केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दे बिकम कांस्टेंट। ठीक है।
कंसेंट नहीं रयान, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डज नॉट बिकम इक्वल्स टू कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। इक्वल नहीं होती है, इक्वल हो वो जरूरी नहीं है, कंसेंट्रेशन दे स्टे सेम या कांस्टेंट हो जाती है। यस यू मेंट कांस्टेंट, तो यू शुड हैव रिटन कांस्टेंट ना, इक्वल्स टू नहीं लगाना है बीच में। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स rate of backward reaction, concentrations of reactants and products become constant. State the typical conditions and the name of the catalyst used in the conversion of sulfur dioxide to sulfur trioxide. तो टेम्परेचर हमने पढ़ा है 450 डिग्री सेल्सियस कॉन्टेक्ट प्रोसेस का। प्रेशर जो है हमने पढ़ा है 2। अच्छा, टेबल प्रोसेस और कॉन्टेक्ट प्रोसेस के जो आपके प्रेशर्स है ना, उसमें आप जो है वो गड़बड़ कर जाते हो। देखो, एक है हमारा कॉन्टेक्ट प्रोसेस जिसमें आप सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहे हो, और एक है हमारा टेबल प्रोसेस जिसमें आप अमोनिया बना रहे हो। तो इन दोनों में जो टेम्परेचर है वो सेम होता है 450 डिग्री सेल्सियस। आपको लगता है टेम्परेचर सेम है तो प्रेशर भी सेम होगा, प्रेशर सेम नहीं होता। कॉन्टेक्ट प्रोसेस में जो प्रेशर होता है वो 2 एटमॉस्फेयर होता है, या किलो पैस्कल्स में भी याद रखो वो 200 किलो पैस्कल्स होता है। और जो हेबर प्रोसेस है उसमें जो हमारा प्रेशर होता है वो 200 एटमॉस्फेयर होता है, या फिर 20,000 किलो पैस्कल्स होता है। सही है, तो आपने ये वैल्यूज याद रखनी है। इसी तरह कॉन्टेक्ट प्रोसेस में जो कैटलिस्ट होता है वो वेनेडियम 5 ऑक्साइड है, और हेबर प्रोसेस में जो कैटलिस्ट होता है वो आयरन है। इसका जो प्रेशर है वो 200 किलो पैस्कल्स है। अगर एटमॉस्फेयर में पूछेगा तो 2 एटमॉस्फेयर है, आपको दोनों याद रखना है। कैटलिस्ट जो है वो वेनेडियम 5 ऑक्साइड होता है। आप फॉर्मूला भी लिख सकते हो, नाम भी लिख सकते हो, वेनेडियम 5 ऑक्साइड, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, V2O5। कंसेंट्रेशन की जगह नहीं मास नहीं लिख सकते हो। कंसेंट्रेशन और मास में फर्क है, और आपने कंसेंट्रेशन लिखना है। मासेस इक्वल हो इक्विलिब्रियम पे, वो भी जरूरी नहीं है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे। इक्वल तो हो ही नहीं सकते, कांस्टेंट। हाँ, कांस्टेंट का कहने को तो टेक्निकली तो मास, जब कंसेंट्रेशन चेंज नहीं हो रही तो मास भी चेंज नहीं होने चाहिए, लेकिन आप कंसेंट्रेशन ही लिखोगे, मास नहीं लिखना। अच्छा अब्दुल्ला, क्लोज सिस्टम ना रिक्वायरमेंट है रिवर्सिबल रिएक्शन की, फीचर नहीं है। मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि हाँ केमिकल इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड हो गया है रिवर्सिबल रिएक्शन में, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड इक्वल हो जाता है और कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करवाने के लिए क्लोज कंटेनर चाहिए होता है। चलो जी, आगे कह रहा है कंप्लीट टेबल 3.1 टू शो द इफेक्ट इफ एनी व्हेन द फॉलोइंग चेंजेस आर अप्लाइड टू द कन्वर्जन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड। द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, हमें ये पता होना चाहिए कि फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, और इस तरह का क्वेश्चन आपको हर पेपर में ही मिल रहा है। सही है, ओनली यूज द वर्ड इंक्रीज डिक्रीज और नो चेंज इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन व्हेन द टेम्परेचर डिक्रीजेस। देखो, जब टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो ऑब्वियसली आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, चाहे वो फॉरवर्ड का हो चाहे वो बैकवर्ड का हो, वो डिक्रीज ही होता है। तो दोनों ने खुद ही लिख दिया है। लेकिन जब प्रेशर इंक्रीज करोगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन हो चाहे बैकवर्ड रिएक्शन हो वो इंक्रीज होता है, क्योंकि रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में गैसेस है ना। तो जब आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। कैटलिस्ट, द इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ अ फॉरवर्ड रिएक्शन व्हेन नो कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, विद कैटलिस्ट ज्यादा होगा। आगे आपसे नेक्स्ट कॉलम में कह रहा है इफेक्ट ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब कंसेंट्रेशन सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो राइट हैंड साइड पर है, तो टेम्परेचर डिक्रीज करने से, दिस रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हमने क्या पढ़ा है, दोनों के लिए पढ़ा है ना, एंडो और एक्सो के लिए, कि जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन में, और इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होने के बाद जब टेम्परेचर चेंज करोगे, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम राइट पे जाता है, और कम करने से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेफ्ट पे जाता है।
और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में उल्टा होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेफ्ट पे शिफ्ट होता है और कम करने से राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होता है। अभी हमसे वो क्या करवा रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज करवा रहा है, तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, सॉरी राइट हैंड साइड, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, उसने बता दिया है कि हमारा जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है। तो टेम्परेचर डिक्रीज करने से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा। अब राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा तो सल्फर ट्राइऑक्साइड और ज्यादा बनेगी, तो कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली प्रेशर इंक्रीज करने से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम किस साइड पे शिफ्ट होता है वो कैसे देखते हैं, बाय लुकिंग एट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। तो इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कितनी है इक्वेशन में, 2 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आर 3 मोल and total number of moles of gases on the right hand side are 2 mole. So increasing pressure will shift the position of equilibrium towards the side where number of moles of gases are fewer. तो कम मोल्स कहां पर हैं गैसेस के, राइट हैंड साइड पर है, तो प्रेशर इंक्रीज करने से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगी। इसका मतलब है प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड ज्यादा बनेगी, तो कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या हो जाएगी, अगेन प्रेशर इंक्रीज करने से इंक्रीज हो जाएगी। और कैटलिस्ट डालने या ना डालने से सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ अ रिएक्शन इफेक्ट होता है, कैटलिस्ट पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को कभी भी अफेक्ट नहीं कर सकता। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सिर्फ 3 चीजें अफेक्ट कर सकती हैं, प्रेशर, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, राइट। The catalyst does not affect the position of equilibrium. You add a catalyst or you do not add a catalyst, won't affect the concentration of sulfur dioxide. Collision theory, by reducing the temperature, decreases the rate of forward reaction. Whenever you decreases the temperature, rate of a reaction always decreases because kinetic energy of particle decreases, due to which frequency of effective collision decreases. इसका आंसर हमने पूरा बनाया हुआ है ना, वो पूरे आंसर में हम क्या लिखते हैं, temperature decreases kinetic energy of particles, so less number of particles have energies greater than activation energy, so frequency of effective collision increases. कभी कभार ये क्वेश्चन कम्स फॉर 2 मार्क्स, समटाइम्स फॉर 3 मार्क्स। ये जो मैंने ये वाली लाइन लिखवाई है ना, तो लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, तो इसका इस लाइन का 1 मार्क है। बाकी टेम्परेचर डिक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, इसका 1 मार्क है। और फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, सॉरी इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन डिक्रीजेस क्योंकि रेट ऑफ अ रिएक्शन डिक्रीज हुआ है ना, तो इसका 1 मार्क है। ठीक है, अब अगर ये 2 मार्क्स के लिए भी आएगा ना क्वेश्चन, तो आप पूरी बात लिख देना। आप 2 मार्क्स के लिए इसमें से कुछ मिस करने की कोशिश नहीं करना, ठीक है। अच्छा, सेकेंडली ये डिक्रीजिंग टेम्परेचर के लिए, अगर इंक्रीजिंग टेम्परेचर के लिए होगा तो क्या होगा, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाएगी, so more number of particles have energies greater than activation energy and frequency of effective collision increase हो जाएगा। तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर के लिए इंक्रीज के वर्ड आ जाएंगे यहाँ पे, और डिक्रीजिंग टेम्परेचर के लिए डिक्रीज के आ जाएंगे। प्रेशर इंक्रीज करने से रेट ऑफ अ रिएक्शन हमेशा इंक्रीज होगा अगर रिएक्टेंट गैसियस, अगर रिएक्टेंट आपके गैस फेज में। प्रेशर का इफेक्ट देखने के लिए ऑन द रेट ऑफ अ रिएक्शन आपको लेफ्ट और राइट पे मोल्स कंपेयर करने की जरूरत नहीं है।
सही है अब्दुल्ला। सिर्फ पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम देखने के लिए आपको मोल्स देखना है। अच्छा जी, आगे कह रहा है सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन सल्फेट आयंस, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन सल्फेट आयन इज -2, डिटरमिन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर एटम्स इन सल्फेट आयंस, शो योर वर्क। अच्छा, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है आईजी और ओ लेवल का। मतलब इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आईजी में तो आना स्टार्ट हो गए हैं, ओ लेवल में नहीं हुए स्टार्ट आना। लेकिन बड़ा सिंपल सा काम है इसमें, मैं आपको बता देता हूँ, दोनों ही सीख लो ये, क्योंकि ओ लेवल में अगर नहीं आया कभी तो आ सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? जो एलिमेंट के किसी भी एटम के ऊपर चार्ज होता है उसको हम ऑक्सीडेशन नंबर के नाम से हमने उसमें पढ़ा था। अब अगर वो ये कह रहा है कि हमारे पास ये जो आइन है वो सल्फेट आइन है जिसपे ओवरऑल चार्ज कितना लगा हुआ है, 2 नेगेटिव का, उसमें से वो कह रहा है जो ऑक्सीजन एटम है उसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, -2 का है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2। सल्फर का बताओ कितना होना चाहिए? देखो मुझे ये पता है कि सल्फर और ऑक्सीजन का टोटल चार्ज जो है ना वो -2 बन रहा है, टोटल चार्ज इन दोनों का मिला के। अब सल्फर हमारे पास जो है ना वो, उसका चार्ज हमें नहीं पता कितना है या उसकी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता, तो फॉर अ वाइल अगर मैं उसको एक्स अज्यूम कर लूं, तो ऑक्सीजन का जो है वो 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का -2 है, तो 4 - 2 हो जाएगा 4 ऑक्सीजन का मिला के। तो एक्स हो जाएगा 4 to the -8 इज इक्वल टू -2, -2 + 8 इट बिकम्स +6। ठीक है, सिंपल सा काम है, सिर्फ मैथ से आपकी। 4 किधर से आया? ये जो 2 के -2 के साथ मल्टीप्लाई बाय 4 किया है वो ऑक्सीजन का 4 है, क्योंकि सल्फेट आयन के फॉर्मूला में वी हैव 1 सल्फर एंड 4 ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन का -2 है तो 4 ऑक्सीजन का कितना होगा, 4 × -2। देखो बेटा एयर नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे June 23 पेपर 4 वेरिएंट 2 आईजी का है। चले आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 इज सॉलिड सोडियम हाइड्रोक्साइड is a base which dissolves to form a aqueous solution of sodium hydroxide. State what is meant by the term base. तो बेस क्या होता है? अब हमने एसिड और बेस की जो डेफिनेशन याद की है, एसिड आर प्रोटॉन डोनर्स वेयर एज बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर्स। बेसिस आर प्रोटॉन acceptors. State the term given to a base which dissolves to form a aqueous solution. तो when base dissolve to form a aqueous solution उसको हम क्या कहते हैं, alkali. State the color of thymolphthalene in sodium hydroxide. Thymolphthalene का एसिड में कलर रेड होता है और अल्कली में जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एन अल्कली, तो अल्कली में कलर ब्लू होता है। आपको 4 इंडिकेटर्स के कलर याद रखने हैं। एक तो आपका लिटमस है, एसिड में रेड अल्कली में येलो, सॉरी अल्कली में ब्लू, एसिड में रेड अल्कली में ब्लू। आपको मिथाइल ऑरेंज याद रखना है, एसिड में रेड अल्कली में येलो। एक थाइमोल्फिथलीन जो 2023 में ऐड हुआ है सिलेबस में, एसिड में रेड है और अल्कली में ब्लू कलर, कलर है या पर्पल भी लिखा हुआ होता है कहीं कहीं, हम ब्लू याद रखेंगे। और एक हमारे पास है यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है ना वो एसिड और अल्कली में, इनफैक्ट एसिड में भी अलग केस पे वो अलग कलर देता है, लेकिन हमें एक जनरल कलर जरूर याद रखना है कि एसिड रेंज में वो जो कलर देता है उसके जो शेड्स होते हैं वो रेड के शेड्स होते हैं। एसिड में इट गिव्स शेड्स ऑफ रेड कलर, तो आप रेड याद रखोगे, और अल्कली में इट गिव्स शेड्स ऑफ ब्लू कलर, ब्लू या पर्पल कलर के शेड देता है तो वो याद रखेंगे। इनफैक्ट यूनिवर्सल इंडिकेटर के लिए आपको न्यूट्रल पीएच में भी उसका कलर याद रखना है जो कि ग्रीन होता है। बाकी किसी इंडिकेटर का न्यूट्रल पीएच पे कलर याद नहीं रखना, यूनिवर्सल का याद रखना। मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड है और अल्कली में येलो होता है। मिथाइल ऑरेंज का अपना कलर याद नहीं रखो, लेकिन इसके नाम में ही पता लग रहा है कि ना ये ऑरेंज कलर का है। मिथाइल ऑरेंज क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये खुद ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन जब इसको एसिड में डालते हो तो ये सोल्यूशन को रेड करता है, और जब अल्कली में डालते हो तो सोल्यूशन को वो येलो करता है। थाइमोल्फिथलीन एसिड में रेड है और अल्कली में ब्लू है, सॉरी, थाइमोल्फिथलीन एसिड में कलरलेस है और अल्कली में ब्लू है। मैं लिख देता हूँ यार,
बोलने में गलत हो गया, मैं लिख देता हूँ सारे। देखो, मिथाइल ऑरेंज, लिटमस ऑफ कोर्स, थाइमोल फिथलीन, ठीक है। एक पहले फिनॉल फिथलीन भी होता था, अब वो कहता है कि याद करने की जरूरत नहीं है वो। और यूनिवर्सल इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज एसिड और एल्कली दोनों में याद कर लो। मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड है, एल्कली में येलो है। लिटमस एसिड में रेड है और एल्कली में ब्लू है। थाइमोल फिथलीन एसिड में कलरलेस होता है और एल्कली में ब्लू होता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर एसिड में रेड के शेड्स देता है, मतलब रेड की भी डिफरेंट वेरिएशन दे सकता है, और एल्कली में ब्लू के डिफरेंट शेड्स देता है। और यूनिवर्सल इंडिकेटर का न्यूट्रल में भी कलर याद रखना है, दैट इज ग्रीन। हाँ, पर्पल भी लिख सकते हो, थाइमोल फिथलीन में एल्कली का कलर पर्पल या ब्लू दोनों लिख सकते हो। पुराने पेपर्स में ना आपको एक और मिलेगा, फिनॉल फिथलीन। फिनॉल फिथलीन जो है ना वो एसिड में कलरलेस होता है, और एल्कली में ना वो पिंक कलर का होता है। लेकिन अब न्यू सिलेबस के हिसाब से आपको ये याद नहीं रखना है। कर लो याद, क्योंकि पुराने पेपर्स में अभी दिखेगा तो आपको फिर मुश्किल होगी उसमें। लेकिन फिलहाल ये जो ऊपर के चार मैंने लिखवा हुए हैं, मिथाइल और लिटमस थाइमोल फिथलीन यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये तो याद होने चाहिए। इसके अलावा अगर कोई वो इंडिकेटर खुद से देगा तो उनके कलर्स बताएगा। आगे कह रहा है, कंप्लीट द वर्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विद अमोनियम क्लोराइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कली है, अमोनियम क्लोराइड एक अमोनियम सॉल्ट है। वर्ड इक्वेशन मांग रहा है, सिंबल इक्वेशन नहीं मांग रहा, फॉर्मूला नहीं लिखना। जब कोई भी अमोनियम सॉल्ट अल्कली के साथ रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट में आपके पास बनता है सॉल्ट वाटर एंड अमोनिया गैस, ठीक है। तो सॉल्ट जो बनेगा वो बनेगा अमोनियम क्लोराइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवा रहे हो तो जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा सोडियम क्लोराइड। साथ में वाटर बनेगा, फॉर्मूला नहीं लिखना है बेटा, नाम लिखना है। और अमोनिया, ठीक है। ये वही रिएक्शन है जिसको मैं कहता हूँ ना कि आप लोग भूल जाओगे, ये वही है। अच्छा, ये जो रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन को हम लोग एसिड बेस रिएक्शन कहते हैं। इसमें बेस तो नजर आ रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, एसिड कौन है? अमोनियम क्लोराइड के अंदर जो अमोनियम आइंस है ना वो एज एसिड काम कर रहे होते हैं इसमें। जो अमोनियम आइंस है ना NH4+1, तो इसमें अमोनियम आइन एज एसिड काम कर रहे होते हैं। अमोनिया बेसिक है, अमोनियम आइन एसिडिक होते हैं। अमोनिया गैस NH3 वो बेसिक गैस है। लेकिन जो अमोनियम आइन होता है ना NH4+1 आइन, वो एसिडिक होता है। नहीं अब्दुल्ला, हमें कोई ऐसी मेटल ऑक्साइड याद नहीं करनी है, हमारे लिए सारी मेटल ऑक्साइड्स बेसिक हैं। और दो मेटल ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक है, जिसमें एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और एक जिंक ऑक्साइड है। चले आगे बढ़े। सम मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्टेट द टर्म गिवन टू मेटल ऑक्साइड व्हिच रिएक्ट विद बेसिस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कली है, तो मेटल ऑक्साइड अभी हमने बात की बेस है, राइट। तो कौन सी मेटल ऑक्साइड है जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर सकती है? ऑब्वियसली एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड हमें सिर्फ दो ही ऑक्साइड याद रखनी है, एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और एक जिंक ऑक्साइड है। अच्छा, पहले तो वो पूछ रहा है ना कि कौन सी ऑक्साइड होगी, तो वो होगी एम्फोटेरिक ऑक्साइड।
और कौन सी एम्फोटेरिक ऑक्साइड रिएक्ट कर सकती है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी कर सकती है और जिंक ऑक्साइड भी कर सकती है, तो आप कोई भी लिख सकते हो। क्वेश्चन में कह रहे हैं नेम द मेटल ऑक्साइड, तो आपने नेम लिखना है, फॉर्मूला नहीं लिखना है। चले आगे बढ़े। इथेनोइक एसिड इज अ वीक एसिड, कंप्लीट द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ इथेनोइक एसिड। देखो, इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला अगर हम बनाएं तो एसिड का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+1 COOH। एसिड का फॉर्मूला बनाने के लिए इथेनोइक एसिड मींस इट मस्ट हैव 2 कार्बन एटम्स, लेकिन क्योंकि एक कार्बन आपने ऑलरेडी COOH में फिक्स कर दिया है, तो आप N की जगह पे 2 नहीं रखते, बल्कि क्या रखते हो, 1 रखते हो, एक नंबर कम करके रखते हैं। तो इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला हो जाता है CH3COOH। जब आप इसका डिस्क्रीट फॉर्मूला बनाते हो तो सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है OH, और फर्स्ट कार्बन पे भी है 3 हाइड्रोजन एटम्स। तो इनके इलेक्ट्रॉन्स बनाना है, तो जो फर्स्ट कार्बन है वो अपने तीनों हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, राइट? और हाइड्रोजन भी अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो आपने ये जो बॉन्डिंग कंप्लीट करनी है डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बना के, यू हैव टू जस्ट मेक दी शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वो हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग पे लगाएगा ऊपर वाले, एक लेफ्ट वाले हाइड्रोजन के साथ और एक नीचे वाले हाइड्रोजन के साथ। इसी तरह कार्बन कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड बनाए हुए, तो लेफ्ट वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन देखो उसने डॉट से शो किए हुए हैं, और राइट वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन क्रॉस से शो किए हुए हैं। तो मैं एक डॉट बनाऊंगा, बीच में क्रॉस बनाऊंगा, सिंगल बॉन्ड है ना। अच्छा, जो राइट वाला कार्बन है उसने ऑक्सीजन के साथ एक डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या मतलब है, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन डॉट से शो हुए हैं, तो क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट, या डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस, मतलब ये शो कर रहा है कि इट इज अ डबल बॉन्ड, क्योंकि दो शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। इसी तरह कार्बन ने नीचे वाले ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बनाया हुआ है, और उस ऑक्सीजन ने अपने आगे वाले हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाया हुआ है। अब यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स शायद यहाँ तक तो सही बना लें, या आप डबल बॉन्ड गलत बना दोगे। और सबसे बड़ी गलती पता है क्या होगी? सबसे बड़ी गलती होगी आप लोन पेयर नहीं बनाओगे। लोन पेयर मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। हाइड्रोजन एटम के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो उसने शेयरिंग पे लगा दिया है। कार्बन के पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और दोनों कार्बन ने 4 के 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पे लगाए हैं अपने। लेकिन ऑक्सीजन एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में। उसमें से 2 ऊपर वाले ऑक्सीजन ने शेयरिंग पे लगाए हुए, तो बाकी उसके पास लोन पेयर भी तो होंगे ना, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स और बनेंगे, जो इन द फॉर्म ऑफ 2 2 के पेयर में मैं बना दूंगा। इसी तरह नीचे वाले ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर होंगे। सही है। डबल बॉन्ड बेटा ये रहा ऑक्सीजन और ऊपर वाले कार्बन और ऊपर वाले ऑक्सीजन का, देख रहे हो यहाँ पे क्रॉस डॉट 2 बार बना हुआ है, फिर शो कर रहा है डबल बॉन्ड। सजेस्ट द पीएच ऑफ डाइल्यूट इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड जो है वो वीक एसिड है। वीक एसिड के पीएच, स्ट्रॉन्ग एसिड के पीएच जो होते हैं वो हमारे पास कम होते हैं। मतलब अगर मैं pH 1 से लेके लाइक 3 तक बात करूँ ना, दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड। इसी तरह pH 3 से लेके 7 से थोड़ा कम, ये 7 तो न्यूट्रल होता है ना, ये वीक एसिड में आता है। सिमिलरली अल्कलीज की अगर हम बात करें तो 7 से 11 तक जो अल्कलीज होते हैं वो वीक अल्कलीज होते हैं, और 11 से 14 तक जो अल्कलीज होते हैं वो स्ट्रॉन्ग अल्कलीज होते हैं। अब आपके पास ये रेंज तो आपने नहीं लिखनी है। अगर आपने पीएच की वैल्यू 7 से कम भी लिख दी ना, आपने 6 लिख दी, तो आपको मार्क मिल जाएगा। अगर आपने 5 भी लिख दी तो भी मार्क मिल जाएंगे, 4 लिख दोगे तो भी मिल जाएंगे। बस 1 और 2 तो स्ट्रांग होता है, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि जो
पीएच 7 के जितना करीब होगा एसिड का वो उतना वीक एसिड होगा, और एल्कली में भी पीएच 7 के जितना करीब होगा उतना वीक एल्कली होगा। और अगर स्ट्रॉन्ग का पूछ लेता तो स्ट्रॉन्ग का तो अगर आप पीएच 1 लिख देते स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए तो सही हो जाता, स्ट्रॉन्ग एल्कली के लिए पीएच 14 लिख दोगे वो भी सही हो जाएगा। और वीक एसिड के लिए आप पीएच 6 लिख देते, नहीं हाँ वीक एसिड के लिए आप पीएच 6 लिख देते वो भी सही हो जाता, और वीक एल्कली के लिए आप पीएच 8 लिख दोगे वो भी सही हो जाएगा। 7 to 14 जो होता है वो अल्कलाइन रेंज है ना मरियम? नहीं जरूरी नहीं है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ डाइल्यूट लिखते हैं तो वो वीक हो जाता है। इथेनोइक एसिड है ही वीक एसिड, क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड है और सारे ऑर्गेनिक एसिड वीक होते हैं। नहीं बेटा, पीएच जो है ना आप रेंज नहीं लिखोगे, आप कोई पीएच की एक वैल्यू बताओगे। जैसे अगर आपने पीएच के साथ वीक सजेस्ट द पीएच ऑफ इथेनोइक एसिड, अब इथेनोइक एसिड वीक एसिड है, ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक एसिड है और ऑर्गेनिक एसिड हमेशा वीक होते हैं। कंप्लीट द सिंबल इक्वेशन टू शो द डिसोसिएशन ऑफ इथेनोइक एसिड। तो डिसोसिएशन हम कैसे बनाते हैं, वीक एसिड में हमेशा रिवर्सिबल का साइन बनाओगे, जो सी डबल ओ एच के साथ हाइड्रोजन है ना वो निकल के H पॉजिटिव आइन बनाता है, और बाकी का जो पीछे वाला पार्ट है उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, CH3 C नेगेटिव आइन। इनके हमने नाम भी याद किए थे, इथेनोइक एसिड से जो नेगेटिव आइन बन रहा है उसको हम क्या कहते हैं, इथेनोएट आइन। नेक्स्ट पार्ट 4 में कह रहा है राइट दी अनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन व्हेन एसिड न्यूट्रलाइजेज अ बेस। तो देखो बेटा, एसिड या एल्कली या एसिड या बेस की जो आयनिक इक्वेशन होती है या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की जो आयनिक इक्वेशन होती है, चाहे कोई भी एसिड हो चाहे कोई भी बेस हो, वो हमेशा सेम होती है। क्या होती है, H पॉजिटिव आइन एंड OH नेगेटिव आइन रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म वाटर H2O। तो इसको बनाने की जरूरत नहीं होती है आपको कभी भी। स्टेट सिंबल्स उसने बोले हुए नहीं है लिखने के लिए, लेकिन अगर बोलता तो H पॉजिटिव आइन और OH नेगेटिव आइन का स्टेट सिंबल होता है एक्वस, क्योंकि आइंस का हमेशा स्टेट सिंबल हम एक्वस लिखते हैं, और वाटर का स्टेट सिंबल हम लिखते हैं लिक्विड। चलें आगे बढ़े। नहीं, ये अल्कली की आयनिक इक्वेशन है, क्योंकि इसने सॉल्युबल बेस बोला हुआ है ना, सॉल्युबल बेसिस क्या होती है, अल्कली होती है। उसने डायरेक्टली अल्कली का नाम नहीं लिया, लेकिन सॉल्युबल बेसिस मींस अल्कली। ठीक है दूसरा। अच्छा दूसरी बात, डिसोसिएशन में हाइड्रोजन क्यों हटाते हैं, देखो एसिड जब डिसोसिएट होगा तो वो एसिड क्यों कहला रहा है, क्योंकि वो H पॉजिटिव आइन दे रहा है ना। तो H पॉजिटिव, ये जैसे आपने HCl को पानी में डालते हो तो क्या होता है, इट आयनाइजेस टू गिव H पॉजिटिव आइन एंड Cl नेगेटिव आइन। सिमिलरली अगर कोई ऑर्गेनिक एसिड है लाइक प्रोपेनोइक एसिड है C2H5COOH, जब इसको पानी में डालोगे तो इट विल आल्सो आयनाइज टू गिव H पॉजिटिव आइन, लेकिन वो H हाइड्रोजन तो इसमें बहुत सारे हैं, 5 हाइड्रोजन कार्बन के साथ भी हैं, लेकिन हाइड्रोजन आयनाइज होके कौन सा निकलता है, जो COOH फंक्शनल ग्रुप के साथ होता है, ये बनेगा C2H5COO नेगेटिव। जी, कंप्लीट डिसोसिएशन इसलिए नहीं है क्योंकि वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl है तो उसमें देखो मैंने रिवर्सिबल का साइन बनाया है, लेकिन वीक एसिड में मैं रिवर्सिबल का साइन बनाता हूँ। चले आगे बढ़े। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट में इज सेइंग इन अ टाइट्रेशन ऑफ 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.8 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब उन्होंने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज करवाया है जो कि एक एल्कली है, और उसका जो वॉल्यूम न्यूट्रलाइज करवाया है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर क्यूब। और क्या कंसेंट्रेशन है इसकी, 0.08 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। दिस इज फॉर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और न्यूट्रलाइज किससे करवा रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से करवा रहे हैं। और जिस सल्फ्यूरिक एसिड से न्यूट्रलाइज करवा रहे हैं उसका जो वॉल्यूम यूज हुआ है
यूटिलाइजेशन के लिए वो कितना यूज इन्होंने कह रहा है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन सल्फ्यूरिक एसिड इन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स कैसे निकालेंगे हम? उसकी कंसंट्रेशन और वॉल्यूम से। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम, तो मोल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.08, वॉल्यूम दिया हुआ है इसका 25 सेंटीमीटर क्यूब, को डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो वो सेंटीमीटर क्यूब जो है वो डीएम क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या आ रही है कंसंट्रेशन? 0.002 मोल, सॉरी मोल्स आएंगे, कंसंट्रेशन नहीं। वॉल्यूम को डिवाइड बाय 1000 करोगे तो सीएम क्यूब डीएम क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, और कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम करोगे 0.08 इनटू वॉल्यूम, जो कि सीएम क्यूब में था 25 डिवाइड बाय 1000 किया डीएम क्यूब में कन्वर्ट हो गया, तो हमारे पास मोल्स आ गए इसके। डिटरमिन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विच रिएक्ट विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सल्फ्यूरिक एसिड के वो मोल्स निकालने हैं जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट हो रहे हैं, उसके लिए हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी ना। मोल रेशो मालूम होना चाहिए कि कितने मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब इक्वेशन उसने आपको क्वेश्चन में ऊपर बना के दे दी है, अदरवाइज आपको खुद से भी बनानी आनी चाहिए ये इक्वेशन। अब एज पर द इक्वेशन वी कैन सी 2 मोल ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर रिएक्टिंग विद 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अभी जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्टेड मोल्स आए वो कितना है? 0.02 मोल्स। तो 0.002 मोल है। मोल ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कितने मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट होंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.002 डिवाइडेड बाय 2। कितना आया? 0.001। सही है यहाँ तक? तो ये हमारे पास जो मोल्स आ गए ये सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स आ गए, जो कि ब्यूरेट से नीचे गिरे होंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट हो रहे हैं। अब कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कैसे निकालेंगे? कंसंट्रेशन का फॉर्मूला है मोल्स ओवर वॉल्यूम। सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स हैं 0.001, कितने वॉल्यूम में? 20 सीएम क्यूब, जो हमने सल्फ्यूरिक एसिड का वॉल्यूम यूज किया है उसको हम वॉल्यूम को डीएम क्यूब में कन्वर्ट कर देंगे डिवाइड बाय 1000 करके, तो कंसंट्रेशन आ जाएगी सल्फ्यूरिक एसिड की इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब। कितनी आ रही है ये कैलकुलेट कर रहा है कोई? 0.05 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ओके, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन आ गई मोल पर डेसीमीटर क्यूब में, लेकिन वो हमसे कह रहा है कि इसकी कंसंट्रेशन बताओ ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में। हाँ हाँ, एक्सपोनेंट भी लिख सकते हो, अगर आपको ये 5x-2 लिखना है आपके कैलकुलेटर में डायरेक्ट आ रहा है तो आप ये भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख सकते हो। कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। देखो कंसेंट्रेशन अगर आपके पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब में गिवन है, तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब को ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कैसे करोगे भाई? मोल्स को मास में कैसे कन्वर्ट करते हैं? फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल मास ओवर एमआर, राइट? अगर मैं मोल्स को एमआर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मोल क्या हो जाएगा? मास बन जाएगा। और अगर मास को मोल्स में कन्वर्ट करना है तो एमआर से डिवाइड कर देना, तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब कन्वर्ट हो जाएगा ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में, राइट? तो एमआर किसका? सल्फ्यूरिक एसिड का ना, उसी की कंसेंट्रेशन निकाल लो, तो सल्फ्यूरिक एसिड का एमआर निकालो और 0.05 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो कंसेंट्रेशन मोल पर डेसीमीटर क्यूब से ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगी। कितना एमआर आ रहा है सल्फ्यूरिक एसिड का? सल्फ्यूरिक एसिड में वी हैव 2 हाइड्रोजन which is 2 into 1, 1 sulfur, 1 into 32 and 4 oxygen, 4 into 16, 98। तो उसको 98 से मल्टीप्लाई कर दो, कंसेंट्रेशन आ जाएगी 4.9 और यूनिट हो गया ग्राम पर डीएम। देखो बेटा, अगर आपके पास कंसंट्रेशन को वो कहता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब से ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे, तो जिस सब्सटेंस की कंसंट्रेशन है उसके एमआर से मल्टीप्लाई करो। और अगर वो आपसे कहता है कि ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब को मोल पर डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? एमआर से डिवाइड कर देंगे
मोल से मास में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय एमआर, और मास से ग्राम से मोल्स में जाने के लिए डिवाइडेड बाय एमआर। अगर मैं 4.9 को दोबारा डिवाइडेड बाय 98 कर दूंगा सल्फ्यूरिक एसिड के एमआर से, दोबारा मोल पर डेसीमीटर क्यूब में बन जाएगी कंसेंट्रेशन। बिल्कुल वानिया, ये दोनों पेपर्स में आता है। मतलब आईजी पेपर 2, सॉरी आईजी के पेपर 4 और पेपर 6 में भी इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं, और ओ लेवल के पेपर 2 और पेपर 4 में भी ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। मतलब दोनों के पास एटीपी में भी इस तरह का क्वेश्चन आता है मोल्स का, और थ्योरी में भी आता है, दोनों के पास। ठीक है, इनफैक्ट ये जो पर्टिकुलर पैटर्न है क्वेश्चन का, ये ओ लेवल का था, अब आईजी में भी आना शुरू हो गया इस तरह का क्वेश्चन। चलें आगे। ओके, क्वेश्चन 5 में इज सेइंग प्रोपेन एंड प्रोपीन बोथ रिएक्ट विद क्लोरीन। When a molecule of propane reacts with chlorine in the presence of ultraviolet light, one atom of hydrogen is replaced by one atom of chlorine. State the term given to the reactions in which one atom in alkane is replaced by another atom. एल्केन्स के जो हमने रिएक्शन पढ़े थे, वो 3 तरह के रिएक्शंस होते हैं। ये जिस रिएक्शन की बात कर रहे हो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था। एक हमने कंबशन रिएक्शन ऑफ एल्केन देखा, और एक हमने क्रैकिंग देखी। और एल्कीन्स में जो रिएक्शन होता है वो एडिशन रिएक्शन होता है। एल्केन्स में सब्स्टिट्यूशन होती है, और एल्कीन्स में एडिशन होती है। स्टेट द पर्पस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट इन दिस रिएक्शन। देखो, इस रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए हमने अल्ट्रावायलेट लाइट या सनलाइट जरूरी होती है, और वो चीज जो रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए जरूरी होती है वो कहलाती है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी। इट प्रोवाइड्स एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन। State the term given to any reaction which requires ultraviolet light। तो ऐसे रिएक्शन जिसको लाइट की जरूरत होती है वो होते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन हमारे पास जो है ना, वो 3 तरह के थे पहले, अब 2 तरह के हैं। एक तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्केन जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, और एक फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अदरवाइज एक हमारे पास सिल्वर वाला भी था। फोटो जब सिल्वर क्लोराइड बन रहा था हमारे पास, लेकिन वो रिएक्शन अब है नहीं। हमने एनर्जेटिक्स में हैंडआउट्स में पढ़ा जरूर है उसको, लेकिन वो अब याद नहीं रखना है आपको। 2 फोटोकेमिकल रिएक्शंस याद रखना है, फोटोसिंथेसिस एंड दिस सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्केन्स विद क्लोरीन। शमाइम बेटर है कि पूरी बात देखो। नॉट अ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का काम अलग है। ये लाइट नहीं होगी तो ये रिएक्शन होगा ही नहीं। अगर कैटलिस्ट तो रिएक्शन को फास्ट करवाता है ना, मतलब रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट भी हो सकता है। ठीक है, राइट द सिंबल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन प्रोपेन एंड क्लोरीन। अब प्रोपेन का फॉर्मूला, उसके जनरल फॉर्मूला से बनाओगे, एल्केन है ना, CnH2n+2, तो C3 2 3 6 +2 इज C3H8। और वो कह रहा है कि एक हाइड्रोजन एटम हटा है, तो आपने एक हाइड्रोजन कम करना है, C3H7Cl लगा देना है उसकी जगह पे, और जो हाइड्रोजन निकलेगा और Cl2 से जो एक क्लोरीन बचा है वो मिलके क्या बना लेंगे, HCl। अनाया बेटा, आपका जो ये जो रिएक्शन है ना एल्केन्स का विद क्लोरीन अंडर द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, इसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ये नाम याद रखना है आपको। जैसे 3 रिएक्शन एल्केन के पढ़े ना, सब्स्टिट्यूशन, कंबशन, क्रैकिंग। और एल्कीन्स के रिएक्शन जो होते हैं उनको हम एडिशन रिएक्शंस कहते हैं। नहीं, जरूरी नहीं है हमेशा 1 हाइड्रोजन रिप्लेस हो। 8 के 8 भी रिप्लेस हो सकते हैं। अगर मैं इसको कंप्लीटली करवाऊं तो टोटल 8 हाइड्रोजन रिप्लेस होके 8 क्लोरीन एटम्स भी लग सकते हैं उसकी जगह पे, और HCl बनेगा साथ में। और इसको फिर बैलेंस करना पड़ेगा, तो बैलेंसिंग के लिए हमने देखा था कि जितने क्लोरीन हटे हैं उतने ही मोल्स ऑफ HCl लगा दो, और उतने ही मोल्स ऑफ क्लोरीन लगा दो। लेकिन अभी उसने क्वेश्चन में स्पेसिफिकली हमें कहा हुआ है कि 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय 1 एटम ऑफ क्लोरीन, तो इसलिए मैंने एक ही हटाया अभी। नहीं, अल्कीन्स की क्रैकिंग नहीं होती है, अल्केन्स की होती है। हाँ, अगर अल्कीन का मॉलिक्यूल बहुत बड़ा है तो उसमें जहाँ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है वहां से मैं क्रैक कर सकता हूँ उसको। सिंबल्स कौन से, स्टेट सिंबल्स कह रहे हो? स्टेट सिंबल्स नहीं मांगे हुए इक्वेशन में, सिर्फ इक्वेशन मांगी हुई है। सिंबल इक्वेशन मतलब आपने नाम नहीं लिखने, मतलब प्रोपेन और क्लोरीन नहीं लिख देना, फॉर्मूला लिखना है उसके।
नहीं, क्रैकिंग से ग्लूकोज और अल्कोहल नहीं मिलता है। अल्केन्स की क्रैकिंग से हमें वो मिलता है, स्मॉलर एल्केन्स, एल्कीन और हाइड्रोजन गैस। हाँ सॉरी, यहाँ पे HCl जो होंगे ना वो 4 होंगे। सॉरी, 4 नहीं होंगे, 8 होंगे। और क्लोरीन यहाँ पे लेफ्ट पे 8 होंगे। लेकिन अभी फिलहाल ये इक्वेशन नहीं मांगी हुई थी, ऊपर वाली इक्वेशन जो है ना, एक हाइड्रोजन एटम हटाना है, वो वाली लिखनी है। चले आगे। समीर, बात समझ नहीं आई मुझे, आगे नीचे वाले आंसर बता रहे हो। अब्दुल्ला, क्रैकिंग किस तरह पूछना चाह रहे हो? क्रैकिंग कहाँ, क्रैकिंग सिर्फ एल्केन्स की कराते हैं टू प्रोड्यूस, सिर्फ एल्केन्स की क्रैकिंग होती है और किसी की नहीं होती है। A molecule of propene is unsaturated and will react with chlorine at room temperature. State why propene is an unsaturated molecule. Unsaturated molecule वो होता है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, और सैचुरेटेड मॉलिक्यूल वो होता है जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। इट हैज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। Give the structure formula of the product of this reaction. देखो, C3H6 को जब आपने क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया है, तो प्रोपीन है ये, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो जब आप इसको ब्रोमीन या क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाओगे तो क्या रिएक्शन होता है? जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड खत्म हो जाता है, राइट? और दोनों जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से पहले, अब उनकी एक एक वैलेंसी फ्री हो गई है और दोनों एटम्स के साथ एक एक क्लोरीन लग जाएगा। वो कह रहे हैं इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखना है, मतलब आपने डिस्क्रीट फॉर्मूला सारे बॉन्ड शो नहीं करने। तो जो पहला कार्बन है उसके साथ दो हाइड्रोजन होंगे और एक क्लोरीन आएगा, और जो दूसरा कार्बन है उसके साथ एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, और उसके आगे जो थर्ड कार्बन है उसके साथ 3 हाइड्रोजन है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ दिस प्रोडक्ट। आगे कह रहा है प्रोपीन अंडरगोज एडिशन रिएक्शन विद स्टीम, देयर आर टू पॉसिबल प्रोडक्ट्स ए एंड बी, ड्रॉ द डिस्प्लेड फॉर्मूला एंड नेम ऑफ ईच प्रोडक्ट। अब स्टीम के साथ जब प्रोपीन को रिएक्ट करवाओगे तो अल्कोहल बनेगा ना। अब वो ये क्यों कह रहे हैं कि वी हैव टू प्रोडक्ट्स ए एंड बी? क्योंकि दो आइसोमर्स बनेंगे। देखो, अगर मेरे पास प्रोपीन है, अगर मैं फर्स्ट कार्बन पे हाइड्रोजन लगा दूं और सेकंड कार्बन पे OH लगा दूं, तो इससे जो अल्कोहल बनता है वो बन जाता है प्रोपेन 2 ऑल। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी तो होती है ना कि फर्स्ट कार्बन पे हमारे पास जो है वो OH लग जाए और सेकंड कार्बन पे H लग जाए। तो इससे बन जाएगा प्रोपेन 1 ऑल। इसका नाम है नीचे वाले का प्रोपेन 1 ऑल, और ऊपर वाले का है प्रोपेन 2 ऑल। बिल्कुल, अल्कोहल का आपने नाम याद रखना है, प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल, OH की पोजीशन के हिसाब से। जरूरी है अल्कीन्स का भी याद रखना है, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन। ठीक है, ये भी न्यूली एडेड है सिलेबस में, 2023 के बाद ऐड हुआ है, और ये आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछ भी रहे। OH की पोजीशन को देख के हम 2 लिख रहे हैं ना। सेकंड कार्बन पे अगर OH है तो मैंने उसको प्रोपेन 2 ऑल का है, और अगर फर्स्ट कार्बन पे OH है तो उसको मैंने प्रोपेन 1 ऑल का है। बिल्कुल बेटा, O लेवल और IG दोनों में याद रखना है। स्ट्रक्चर फॉर्मूला हमने कैसे लिखा था? भाई देखो, अगर मैं आपसे प्रोपेन 2 ऑल का स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखने के लिए कहूंगा तो आप क्या करोगे? फर्स्ट कार्बन पे H3 हाइड्रोजन, तो CH3 कंडेंस करके लिख दिया बस। इसी तरह सेकंड कार्बन पे एक हाइड्रोजन है और साथ में OH लगा हुआ है, तो OH को, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आता है, तो हम लोग सेफ साइड पे ब्रैकेट लगा के OH अंदर लिखते हैं ताकि पता चले कि वो नीचे ब्रांच में है। और
फिर CH3। इसी तरह अगर मैं आपसे प्रोपेन 1 ऑल का स्ट्रक्चर फॉर्मूला तो CH3 ब्रैकेट OH, CH2 एंड CH3। और वो जो हमने क्लोरीन के साथ बनाया था, फर्स्ट कार्बन पे भी एक क्लोरीन लगा था, सेकंड पे भी एक क्लोरीन लगा था। फर्स्ट कार्बन पे 2 हाइड्रोजन थे और एक क्लोरीन था, तो क्लोरीन और हाइड्रोजन तो अलग अलग लिखने पड़ेंगे ना, 2 हाइड्रोजन एक क्लोरीन। तो मतलब ये शो कर रहा है कि फर्स्ट कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, और सेकंड कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, और थर्ड कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन थे। ठीक है बेटा। एक छोटा सा क्वेश्चन रह गया, ये भी कर लो, पेपर ही खत्म हो जाएगा। Carboxylic acid can be converted to esters. Name the ester formed when butanoic acid reacts with ethanol. तो एस्टर का नाम आपने कैसे बताया था? अल्कोहल के नाम के साथ आप वायल लगाते हो और एसिड के नाम के साथ आप ओएट लगाते हो। तो जो अल्कोहल है वो इथेनॉल है, तो उसके साथ आ जाएगा इथाइल, और एसिड जो है वो ब्यूटानोइक एसिड है, तो वो बन जाएगा ब्यूटानोएट। एस्टर नेम इज इथाइल ब्यूटानोएट। आइडेंटिफाई द अदर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। जब एस्टर बनता है, अगर कार्बोक्सिलिक का OH निकल रहा है तो अल्कोहल का H निकलेगा, और क्या बनता है? वाटर बनता है। ठीक है। डिड्यूस द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द एस्टर फॉर्म। देखो एस्टर का पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होगा तो मैं एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाऊंगा ना। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बनाओगे भाई? हमारे पास ब्यूटेनोइक एसिड है, ब्यूटेनोइक एसिड का पूरा पार्ट जो है वो एस्टर बनाने के लिए लग जाएगा, लेकिन सिर्फ आखिर के OH हटा दो। और जो अल्कोहल है, इथेनॉल का पूरा पार्ट जो है वो एस्टर में आ जाएगा, एक्सेप्ट फॉर लास्ट वाला H। मतलब वाटर निकाल दो इसमें से, मतलब 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन निकाल दो और दोनों का फॉर्मूला ऐड कर दो। तो इन दोनों के मिला के टोटल कार्बन कितने हैं? ब्यूटानोइक एसिड में टोटल 4 कार्बन एटम्स हैं, सारे के सारे आ जाएंगे। और इथेनॉल में टोटल 2 कार्बन एटम्स हैं, तो 4 + 2 = 6। 6 कार्बन एटम टोटल। हाइड्रोजन कितने? देखो ब्यूटानोइक एसिड में हाइड्रोजन कितने थे? 3, 4, 5, 6, 7, 8 थे। लेकिन 8 ब्यूटानिक एसिड में हाइड्रोजन थे, और अल्कोहल में कितने? 3, 4, 5, 6। 8 + 6 = 24। 24 होता है ना? 8, 9, 10, 11, हाँ। सॉरी, नॉट 24, 8 + 6 = 14। 14, राइट। 14 में से 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे वाटर में, तो 14 में से 12 रह जाएंगे ना सिर्फ। और ऑक्सीजन कितने थे टोटल? ब्यूटानोइक एसिड में 2 ऑक्सीजन थे और अल्कोहल में 1 ऑक्सीजन था, तो टोटल 3 में से 1 ऑक्सीजन निकला है वाटर में, तो ऑक्सीजन कितने रह जाएंगे? 2। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे बनाओगे? इसको सिंपलेस्ट फॉर्मूला ले लो, 2 से डिवाइड कर दो सबको, तो कार्बन हो जाएगा 3, हाइड्रोजन हो जाएगा 6 और ऑक्सीजन हो जाएगा 1, क्योंकि एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्मूला, सिंपलेस्ट रेशियो जो हम ले रहे होते हैं, राइट। एस्टर में 2 ऑक्सीजन होते हैं भाई। COO एस्टर बॉन्ड क्या था? ये जो नीचे बना हुआ है, एस्टर बॉन्ड बना हुआ है ना पेट पॉलीएस्टर में। सर्किल 1 रिपीट यूनिट ऑफ दिस पॉलीमर। तो इस पॉलीमर का रिपीट यूनिट क्या होगा, जो बार बार रिपीट हो रहा है? तो हमारे पास क्या कहते हैं, अगर मैं पेट को देखूं तो पेट में देखो ये चीज बार बार आ रही है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोमर्स विच मेक अप पेट। देखो ये जो पेट बना है हमारे पास, एक मोनोमर वो है जिसमें डब्बे के दोनों साइड पे कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मोनोमर। क्योंकि पैट किससे बनता है? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड से और डायोल से। और दूसरा जो मोनोमर है वो उसमें बॉक्स के दोनों साइड पे ओ, वो OH होगा बेसिकली। डायोल था और एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मोनोमर था। सेट द टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन यूज्ड टू मेक पैट। तो ये पैट, ये कौन सा पॉलीमर है? दिस इज कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक है भाई। चलो पेपर खत्म हो गया है, जा सकते हैं आप लोग अभी। किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ लो। मल्टीप्लाई नहीं होगा, डिवाइड करते हैं सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए।
अच्छा, थ्री से डिवाइड नहीं होगा, हाँ थ्री से ही डिवाइड किया है वो। नहीं, थ्री से डिवाइड क्यों होगा, O2 जो है वो दो ऑक्सीजन है ना, तो टू से डिवाइड होगा, क्योंकि टू के टेबल में टू आता है, थ्री तो नहीं आ सकता ना, टू डिवाइड बाय थ्री करोगे तो वो डिवाइड थोड़ी होगा फिर। बेटा पेट और आपका नाइलॉन ये दोनों कंडेंसेशन पॉलीमर है। एडिशन पॉलीमर में सिर्फ कार्बन कार्बन चेन होती है बीच में, यहाँ पे बीच में देखो ऑक्सीजन भी आ रहा है, अगर बीच में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आ रहा हो तो इसका मतलब है वो कंडेंसेशन पॉलीमर है। हुजैफा, आपके पास ये जो पॉलीमर है, इसमें रिपीट यूनिट कैसे आइडेंटिफाई करो, आपका जो मोनोमर्स है वो कैसे आइडेंटिफाई करोगे, देखो जो ब्लैक बॉक्स बना हुआ है, इसके दोनों साइड पे सी और CO लगा हुआ है, मतलब ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड से आया है। और जो दूसरा वाला व्हाइट वाला बॉक्स है उसके दोनों साइड पे O लगा हुआ है, मतलब वो डायोल से आया है। पैट बनाने के लिए दो तरह के हमने मोनोमर्स लिए थे ना, डाई कार्बोक्सिलिक और डायोल। ये याद रखना है आपको, पैट और नायलॉन का स्ट्रक्चर कैसे बना था और बन के कैसा दिखता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का F पार्ट, बॉन्डिंग वाला।